Hello dear students, welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is Vinod Kumar Garg, and in this video you are going to learn about the processes of recombinant DNA technology, a topic from chapter Biotechnology, class 12th Biology. The recombinant DNA technology इन्वॉल्व्स सेवरल स्टेप्स इन द स्पेसिफिक सीक्वेंस। मतलब जो डीएनए टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम डीएनए को रिकॉम्बिनेंट बनाते हैं, तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं जो कि सीक्वेंस में ही फॉलो करने होते हैं। सच एज आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ये पहला स्टेप है। आइसोलेशन ऑफ डीएनए मतलब जिस डीएनए के पीस को हमने किसी होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करना है, तो जिसका डीएनए लेना है तो उसमें से पहले हमने उसको आइसोलेट करना है, मतलब अलग करना है। दूसरा स्टेप आता है फ्रेगमेंटेशन। ओके, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए मतलब इसको पीसेस में कट करना है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस, जिसको हम बोलते हैं बायोमोलिकुलर सीजर्स। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, जिसको हम इंट्रोड्यूस करना है होस्ट के अंदर, तो उसको सिलेक्ट करेंगे डिजायर्ड सेगमेंट को। फिर है लाइगेशन ऑफ डीएनए, मतलब जिसको सिलेक्ट किया है उसको ज्वाइन करना है। लाइगेशन होता है ज्वाइन करना, जोड़ना। तो लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू अ वेक्टर। वेक्टर जो हमारा हो सकता है बैक्टीरियोफाज, या हो सकता है प्लाज्मिड। ओके, देन ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट एंड देन कल्चरिंग द फॉरेन डीएनए इन द होस्ट सेल इन अ मीडियम एट लार्ज स्केल एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट। मतलब जब हम होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे तो होस्ट के अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट को होस्ट में से एक्सट्रैक्ट करना, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है। और लास्ट स्टेप हमारा होता है डाउन स्ट्रीमिंग। जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी फिनिशिंग करना, दैट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीमिंग। ओके, सो अब हम डिटेल में करेंगे सभी स्टेप्स को। तो पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, मतलब डीएनए एंड आरएनए ये जेनेटिक मटेरियल होते हैं। किसी में डीएनए होता है और किसी में आरएनए हो सकता है। क्लियर है? सो सभी जो एनिमल्स हैं उनमें डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, क्योंकि डीएनए मोर स्टेबल होता है। ओके, इन मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म this is deoxyribonucleic acid, that is DNA. In order to cut the DNA with restriction enzymes, it needs to be in pure form. मतलब अगर हम चाहते हैं कि डीएनए को फ्रेगमेंट्स में काटना है हमने, तो वो काम करेगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, बट उसके लिए पहले जो डीएनए है वो प्योर फॉर्म में होना चाहिए। मतलब उसके साथ कोई और बायोमोलिक्यूल नहीं होना चाहिए। ओके, सो फ्री फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल्स, मतलब बाकी के जो बायोमोलिक्यूल है जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एटसेट्रा। सिंस द डीएनए इज एनक्लोज्ड विद इन द मेम्ब्रेन, वी हैव टू ब्रेक द सेल ओपन टू रिलीज द डीएनए अलॉन्ग विद द अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज आरएनए, प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो उसके लिए हमें पहले सेल की मेम्ब्रेन जो है उसको ब्रेक करना पड़ेगा, ताकि हम डीएनए और बाकी जो भी उसके साथ एसोसिएटेड मटेरियल है उसको आइसोलेट करें, और उसके बाद हम डीएनए को प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करें। एंड दिस कैन बी अचीव्ड बाय ट्रीटिंग द बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल और एनिमल टिश्यू विद एंजाइम सच एज लाइसोजाइम। अगर हमने बैक्टीरिया यूज़ किया तो उसके लिए लाइसोजाइम यूज़ करेंगे, प्लांट सेल के लिए सेलुलेस, और फंगस सेल के लिए काइटिनेस जो एंजाइम है उसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ताकि सेल की जो मेम्ब्रेन है उसको, जब वॉल है जो उसको ब्रेक डाउन कर सके। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि जो डीएनए है उसको बाकी के मैक्रोमोलिक्यूल के साथ हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, देन डीएनए को प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करना है। अब जो डीएनए है वो क्या है, वो इंटरवाइंड होता है विद प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स। ओके, मतलब जो प्रोटीन डीएनए के साथ एसोसिएटेड होती है उसको बोलते हैं हिस्टोन्स। अब नेक्स्ट है कि जो आरएनए होगा उसको हम पहले रिमूव करेंगे। आरएनए कैन बी रिमूव्ड बाय द ट्रीटमेंट विद राइबोन्यूक्लियेज। ओके, जो राइबोन्यूक्लियेज है ये भी क्या होगा, हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होगा एक तरह का, जो कि रिमूव करेगा आरएनए को, मतलब आरएनए को डाइजेस्ट करेगा। वेयर प्रोटीन्स कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रीटमेंट विद प्रोटीएज।
Similarly, other molecule can be removed by the appropriate treatment and purified DNA ultimately precipitates, मतलब नीचे आ जाता है, जो अल्टीमेट डीएनए बचेगा प्योर फॉर्म में, ठीक है, फ्रॉम द आफ्टर द एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल, मतलब चिल्ड इथेनॉल से हम लास्ट में ट्रीटमेंट करेंगे और तब क्या होगा कि जो डीएनए प्योर फॉर्म में होगा वो नीचे बैठ जाएगा, जिसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ओके, दिस कैन बी सीन एज द कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड्स इन द सस्पेंशन, मतलब जो हमारा ये चिल्ड इथेनॉल होगा उसके अंदर थ्रेड्स की फॉर्म में प्योर डीएनए हमें नजर आएगा। नेक्स्ट स्टेप आता है कटिंग द डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम digestions are performed by incubating purified DNA molecule with the restriction enzyme at the optimal conditions for that specific enzyme। अब क्या करना है कि जिस एंजाइम के थ्रू डीएनए को फ्रेगमेंट्स में कट करना है तो प्योरीफाइड डीएनए को उसी एंजाइम के साथ इंक्यूबेट करेंगे एट द ऑप्टिमल कंडीशन। जो भी एंजाइम यूज किया गया है तो उसके लिए अपनी अपनी ऑप्टिमल कंडीशंस होती हैं, ऑप्टिमल मतलब जो बिल्कुल परफेक्ट होती हैं, तो उसके ऊपर इंक्यूबेट करना है। देन अग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज एम्प्लॉयड टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल, ओके, हेंस इट मूव्स टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड हम यूज करेंगे तो उसमें जो डीएनए होगा वो नेगेटिव होते हुए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, मतलब एनोड पे जाएगा। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड विद वेक्टर डीएनए ऑल्सो, जिसको भी एज ए वेक्टर यूज किया है प्लाज्मिड को या बैक्टीरियोफाज को। द ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए इन्वॉल्व सेवरल प्रोसेसेस। आफ्टर हैविंग कट द सोर्स डीएनए एज वेल एज वेक्टर डीएनए with specific restriction enzyme, the cutout gene of interest from the source DNA and cut vector with space are mixed and ligase is added। ओके, मतलब जो डीएनए का फ्रेगमेंट डिजायर्ड फ्रेगमेंट सेलेक्ट किया, जिसको कट किया, जीन ऑफ इंटरेस्ट बोला उसको हमने, तो साथ ही सिमिलर वेक्टर के ऊपर भी कट लगाया और दोनों को लाइगेस एंजाइम की हेल्प से ज्वाइन किया। सो जो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया और वेक्टर को कट किया, दोनों को लाइगेट करने के बाद, मतलब ज्वाइन करने के बाद क्या होएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारे पास तैयार हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम इलोंगेट करेंगे तो उसको बोलते हैं एम्प्लीफाई करना। ओके, so PCR stands for polymerase chain reaction, and in this reaction multiple copies of gene are synthesized in vitro using two set of primers। तो जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि जो रीजन 2B एम्पलीफाइड है उसको हम पहले डीनेचर करेंगे हीट के थ्रू, ओके, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अनीलिंग करेंगे। अनीलिंग का मतलब होता है कि जो प्राइमर हम यूज कर रहे हैं उसको टेम्पलेट डीएनए के साथ पेयर करना। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए जो टेम्परेचर जो पहले हमने इंक्रीज किया था उसको लोअर डाउन करना होता है सेकंड स्टेप में। और थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, इसको डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को यूज करते हुए हमने इसको इलोंगेट करना है। तो उस स्टेप को बोलते हैं एक्सटेंशन। तो 3 स्टेप हो गए, डीनेचुरेशन, उसके बाद अनीलिंग, देन एक्सटेंशन। ओके, तो इसमें जो लिखा हुआ टेक पॉलीमरेज उसका मतलब है थर्मोफिलस एक्वेटिकस, जो सोर्स है पॉलीमरेज एंजाइम का। ये जो एंजाइम है ये हीट के ऊपर स्टेबल रहता है, तभी इसको टेक पॉलीमरेज को यूज किया गया है। ओके, तो एक्सटेंशन के लिए हमने 30 साइकिल रिपीट करने होते हैं ताकि हम 1 बिलियन टाइम्स एम्पलीफाई कर सके डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट को। सो नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि कितना टेम्परेचर होना चाहिए। डीनेचर स्टेज में 94 से 95 डिग्री सेल्सियस। अनीलिंग में हमने लोअर डाउन करता है टेम्परेचर को, तो लोअर डाउन करते हुए हमें लेके आना है 50 से 56 पे। और एक्सटेंडिंग के लिए दोबारा से फिर उसको हीट करना है 72 डिग्री सेल्सियस तक। सो ये भी आपको याद रखने हैं टेम्परेचर एट डिफरेंट स्टेजेस। सो अब हम बात करेंगे कि जो प्राइमर यूज किए हैं वो प्राइमर क्या होते हैं। प्राइमर आर स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स। ओलिगो मतलब जिसमें बेस पेयर जो है वो कम संख्या में होते हैं, तो उसको ओलिगो बोलते हैं। ओके, दैट आर कंप्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए। जिस डीएनए के रीजन को हमने सिलेक्ट किया है, जिसको एम्पलीफाई करना है, तो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए
को हम प्राइमर के तौर पे यूज करते हैं। ओके, और साथ में यूज करते हैं एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। द एंजाइम एक्सटेंड द प्राइमर, जो पॉलीमरेज है वो प्राइमर को एक्सटेंड करेगा यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइडेड इन द रीजन एंड जीनोमिक डीएनए एज ए टेम्पलेट। जो डीएनए को हमने कट किया है, जिसको हमने एम्पलीफाई करना है, उसको एज ए टेम्पलेट यूज करेगा पॉलीमरेज। इफ द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन of DNA is repeated many times, then the segment of DNA can be amplified to approximately 1 billion times. Okay, means 1 billion copies are made. Such repeated amplification is achieved by the use of thermostable DNA polymerase, जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ, टेक polymerase और थर्मस aquaticus. Okay, which remain active during the high temperature induced denaturation of double stranded of DNA. तो डीएनए को जब हमने डीनेचर करना है, उसके लिए हमने हीट किया है 94 के ऊपर, तो उस हीट के ऊपर जो स्टेबल रहेगा डीएनए पॉलीमरेज, उसी को बोलते हैं टेक पॉलीमरेज। द एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट इफ डिजायर्ड कैन नाउ बी यूज टू लाइगेट विद वेक्टर। जो एम्पलीफाइड सेगमेंट है, अब उसको हम वेक्टर के साथ ज्वाइन करेंगे। सो नेक्स्ट है इंजर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट और द ऑर्गेनिज्म। There are several methods of introducing the ligated DNA into the recipient cell। मतलब जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है उसको होस्ट के अंदर डालने के बहुत सारे मेथड्स हैं। रिसिपिएंट सेल आफ्टर मेकिंग देम कॉम्पिटेंट टू रिसीव टेक अप द डीएनए प्रेजेंट इन इट्स सराउंडिंग। मतलब पहले जो रिसिपिएंट सेल होगा उसको कॉम्पिटेंट बनाया जाएगा ताकि वो जो डीएनए बाहर से हम इंसर्ट कर रहे हैं उसको अपने अंदर इंटीग्रेट कर ले। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि इफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए बेरिंग जीन फॉर रेजिस्टेंस, जो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने बाहर से डाला है, अगर उसके ऊपर कोई भी जीन ऐसा होगा जो किसी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, जैसे कि एम्पिसिलिन के अगेंस्ट, तो उसको हम ई कोलाई के अंदर, मतलब ई कोलाई हमने यूज किया एज ए होस्ट। ठीक है, तो होस्ट के जो सेल होंगे, मतलब ई कोलाई बैक्टीरिया के जो सेल होंगे, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे इनटू द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल। इफ we spread the transformed cell on agar plate containing ampicillin, then only transformant will grow। मतलब जब होस्ट के सेल में से जो रिकॉम्बिनेंट बन जाएंगे तो उसको हम एम्पिसिलिन वाले मीडियम के ऊपर ग्रो करेंगे। ठीक है, तो वो ग्रो कर जाएंगे। जो ग्रो कर गया इट मीन्स वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है, मतलब उसके अंदर एम्पिसिलिन के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस है वो प्रोवाइड हो चुकी है। ओके, जो अनट्रांसफॉर्म्ड रह जाएंगे, मतलब जिसने फॉरेन डीएनए को अपने अंदर इंटीग्रेट नहीं किया, तो वो मर जाएंगे। जो बैक्टीरिया होंगे उनकी डेथ हो जाएगी। सिंस ड्यू टू एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन वन इज एबल टू सिलेक्ट द ट्रांसफॉर्म्ड सेल इन द प्रेजेंस ऑफ एम्पिसिलिन, सो हेयर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वर्क एज ए सिलेक्टेबल मार्कर। तो जो एंटीबायोटिक है एम्पिसिलिन, इसको हमने मार्कर के तौर पे यूज किया है, और ये मार्कर हमारी हेल्प करते हैं टू चूज द रिकॉम्बिनेंट, मतलब जो रिकॉम्बिनेंट बन चुके हैं उसको सिलेक्ट करने के लिए इस एंटीबायोटिक को एज ए सिलेक्टेबल मार्कर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। व्हेन यू इंसर्ट द पीस ऑफ एलियन डीएनए, मतलब फॉरेन डीएनए, इनटू द क्लोनिंग वेक्टर and transfer it into bacterial or plant or animal cell, the alien DNA get multiplied। ठीक है, मतलब हमने फॉरेन डीएनए को बहुत सारी कॉपीज में बना लिया है। इन ऑलमोस्ट ऑल रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजीज अल्टीमेट एम इज टू प्रोड्यूस अ डिजायरेबल प्रोटीन। मतलब कोई भी अगर हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए, तो उसमें हमारा अल्टीमेट एम होता है कि हम डिजायर्ड प्रोडक्ट, डिजायर्ड प्रोटीन बनाए होस्ट के अंदर। Hence, there is a need for the recombinant DNA to be expressed. The foreign gene get expressed under the appropriate condition। मतलब जो फॉरेन जीन हमने होस्ट के अंदर डाला है उसको एक्सप्रेस करना ही पड़ेगा, वही हमारा मेन एम है। अगर वो एक्सप्रेस करेगा तो वो प्रोटीन बनाएगा, और वो प्रोटीन हमें एज ए प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट करनी होती है होस्ट में से। ओके, फॉरेन जीन गेट एक्सप्रेस्ड अंडर द एप्रोप्रिएट कंडीशंस, एंड the expression of foreign gene in the host cell involve understanding many technical details. After having cloned the gene of interest, clone मतलब जब हमने उसको कॉपीज बनाया तो उसको बोलते हैं जीन क्लोनिंग। ओके,
So gene of interest and having optimized the condition to induce expression of target protein, one has to consider producing it on the large scale. मतलब जैसे ही हमारी डिजायर्ड प्रोटीन होस्ट के अंदर बन जाएगी तो हमारा नेक्स्ट एम होगा कि जो डिजायर्ड प्रोटीन हमने बनाई है उसको लार्ज स्केल के ऊपर बनाना है. ओके, इफ एनी प्रोटीन एनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन हेटेरोलोगस होस्ट देन इट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन. मतलब जब हम किसी भी प्रोटीन को किसी दूसरे होस्ट के अंदर बना रहे हैं तो उसको रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन ही बोला जाता है. द सेल्स हार्बरिंग क्लोन्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट मे बी ग्रोन ऑन द स्मॉल स्केल इन लेबोरेटरी. कि जो प्रोटीन हमने बनाई है डिजायर्ड प्रोटीन उसको स्मॉल स्केल के ऊपर हम लैब के अंदर तैयार कर सकते हैं. और जब किसी चीज़ को लैब के अंदर बनाते हैं तो उसको बोलते हैं इन विट्रो. एंड द कल्चर्स मे बी यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग द डिजायर्ड प्रोटीन एंड देन प्यूरिफाइंग इट बाय यूजिंग डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स. मतलब जो होस्ट के अंदर हमने प्रोटीन बनाई है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम कल्चर तैयार कर सकते हैं. देन जो एक्सट्रैक्टेड प्रोटीन होगी उसको प्यूरिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग वेरियस टेक्निक्स. द सेल्स कैन ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड इन कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम वेयर इन यूज मीडियम इज ड्रेन्ड आउट. जो भी मीडियम यूज हो जाएगा उसको बाहर निकाल देंगे फ्रॉम द वन साइड एंड फ्रेश मीडियम को हम ऐड कर देंगे फ्रॉम द अदर साइड टू मेंटेन द सेल्स इन फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव फेज और द एक्सपोनेंशियल फेज. ओके, तो उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम. दिस टाइप ऑफ कल्चरिंग मेथड प्रोड्यूसेस अ लार्ज बायोमास. मतलब जो प्रोटीन को हमने बनाया था उसका लार्ज बायोमास बनेगा इस फेज में. सो यहाँ पे हायर यील्ड होएगी डिजायर्ड प्रोटीन की, मतलब ज़्यादा पैदावार होएगी. स्मॉल वॉल्यूम कल्चर कैन नॉट यील्ड अप्रोप्रिएट क्वांटिटीज ऑफ द प्रोडक्ट. अगर हम स्मॉल वॉल्यूम कल्चर यूज़ करेंगे तो हमारे पास एप्रिशिएबल मतलब अच्छी क्वांटिटी नहीं बनेगी डिजायर्ड प्रोडक्ट की. सो टू प्रोड्यूस द लार्ज क्वांटिटी वी यूज बायोरिएक्टर्स. ओके, वेयर लार्ज वॉल्यूम कैन बी प्रोसेस्ड. एग्जाम्पल 100 to 1000 liters. Okay, so the bioreactor can be thought of as a vessel in which raw material are biologically converted into specific product. मतलब बायोरिएक्टर हम उस वेसल को बोलते हैं, उस कंटेनर को बोलते हैं जिसके अंदर हम रॉ मटेरियल को लार्ज क्वांटिटी में प्रोसेस करते हैं ताकि स्पेसिफिक प्रोडक्ट को लार्ज क्वांटिटी में बनाया जा सके. ओके, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द बायोरिएक्टर्स. देन यूजिंग माइक्रोबियल प्लांट एनिमल और ह्यूमन सेल्स को हम मतलब बायोरिएक्टर में यूज कर सकते हैं. बायोरिएक्टर प्रोवाइड ऑप्टिमल कंडीशन फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन. मतलब बायोरिएक्टर के अंदर हम ऑप्टिमल पीएच, ऑप्टिमल टेम्परेचर, ऑप्टिमल कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, ऑप्टिमल सॉल्ट कंसंट्रेशन, विटामिन्स एंड ऑक्सीजन को मेंटेन कर सकते हैं. राइट. सो मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं स्टीयरिंग टाइप. क्लियर है. तो स्टीयरिंग टाइप बायोरिएक्टर कैसे दिखते हैं वो अभी आप नेक्स्ट इमेज में देख पाएंगे. सो इस इमेज में आप देख पा रहे हैं बायोरिएक्टर्स. दो तरह के बायोरिएक्टर हैं यहाँ पे. पहला है सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर और दूसरा है स्पार्स्ड स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर थ्रू विच स्टीराइल एयर बबल्स आर स्पार्स्ड. ठीक है, स्टीराइल एयर का मतलब होता है फ्री फ्रॉम एनी कंटेमिनेशन. तो दोनों को आप अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पे कि दोनों में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं पार्ट्स के अंदर और इसकी स्ट्रक्चर के अंदर. तो अगर आपको बायोरिएक्टर के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये डायग्राम भी एग्जाम में ड्रॉ करनी होगी. और इस बायोरिएक्टर्स के अंदर जो स्टिर का मीनिंग होता है वो होता है शेक करना. जो इसके अंदर मटेरियल है जो भी, ठीक है, तो उसको कंटिन्यूसली शेक किया जाएगा ताकि प्रॉपर जो इसकी मिक्सिंग होती रहे. सो अ स्टिर्ड टैंक रिएक्टर इज यूजुअली सिलेंड्रिकल और विद कर्व्ड बेस. मतलब जो इसका फॉर्म होगा वो सिलेंड्रिकल फॉर्म होता है और जो बेस होता है वो कर्व्ड हो सकता है ताकि फैसिलिटेट हो सके मिक्सिंग ऑफ द रिएक्टर कंटेंट. जितने भी कंटेंट है वो प्रॉपर मिक्स होते रहे. द स्टिर्ड फैसिलिटेट्स इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर. मतलब जो स्टिरर है जो शेक कर रहा है उसका एक फ़ायदा ये भी है कि जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है वो पूरे बायोरिएक्टर में सभी कंटेंट को होती रहेगी. अल्टरनेटिवली एयर कैन बी बबल्ड थ्रू द रिएक्टर जिसको हमने बोला है स्पार्स्ड स्टिर्ड बायोरिएक्टर. सो नेक्स्ट हमारा आता है लास्ट स्टेप दैट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग.
आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बायोसिंथेटिक फेज, मतलब जिसमें हमने प्रोडक्ट को बनाया है उसको बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेज। द प्रोडक्ट हैज़ टू बी सब्जेक्टेड थ्रू सीरीज ऑफ प्रोसेसेस बिफोर इट इज़ रेडी फॉर मार्केटिंग। ठीक है, तो मार्केटिंग से पहले प्रोडक्ट को फिनिशिंग करनी होती है, तो उस फिनिशिंग के लिए जो भी सीरीज ऑफ रिएक्शन को यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आपको आने की पूरी पूरी संभावना है, व्हाट इज डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग। ओके, द प्रोसेस इंक्लूड सेपरेशन, मतलब जो प्रोडक्ट है उसको सेपरेट करेंगे, देन उसको प्यूरिफाई करेंगे, विच आर कलेक्टिवली रेफर टू एज डाउन स्ट्रीमिंग। द प्रोडक्ट हैज़ टू बी फॉर्मुलेटेड विद सुइटेबल प्रिजर्वेटिव, उसके लिए हम क्या करेंगे कि कोई भी प्रिजर्वेटिव जो है जो ऑथराइज्ड होता है, ठीक है, तो उसको यूज़ करेंगे ताकि जो प्रोडक्ट है उसको लंबे समय के लिए हम प्रिजर्व कर सके। सच फॉर्मुलेशन हैज़ टू अंडरगो थ्रू क्लिनिकल ट्रायल्स, तो उसके बाद उसकी क्लिनिकल ट्रायल्स होती है कि वो सेफ बनी है इन द फॉर्म ऑफ ड्रग और नॉट। स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग फॉर ईच प्रोडक्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, मतलब प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल के थ्रू प्रोडक्ट को जाना होता है, पास होना होता है। ओके, द डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम द प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, मतलब हर प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट प्रोसेसेस होती हैं डाउन स्ट्रीमिंग की। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोसेसेस ऑफ DNA recombinant technology. So thanks for watching.